सुहेल काज़मी साहब, देखिए बजट पेश कर दिया है, 7 सालों के बाद सीएम को मौका मिला ये बजट पेश करने का। हालांकि एनसीए कह रही है कि बजट में सभी लोगों का खास ख्याल रखा गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाने लगा। अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि 0/100 ये बजट है और जुमला करार दे रही हैं। आपके मुताबिक ये कैसा बजट है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? देखिए, पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। दूसरा ये है कि ये आज मुबारक का दिन है कि 7 साल के बाद असेंबली सेशन चल रहा है और पहला बजट सेशन जो है 7 सालों के बाद जमहूरी तर्ज पे पेश किया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने। और चीफ मिनिस्टर जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर जब भी बजट पेश करते हैं इन कंसल्टेशन विद ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, उस पर स्पीकर भी रहते हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस पे लेके और सारी चीजों को, सारी निटी-ग्रिटीज को देखते हुए, और आज वो यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर हैं। जिससे पहले जब वो चीफ मिनिस्टर थे वो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। स्टेट और यूनियन टेरिटरी के आईन में स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रखरखाव में जमीन आसमान का फर्क है। वो कंस्ट्रेंट्स आपने देखे होंगे। जब पहला सेशन कश्मीर में 5 दिन का लगा तो किस कंस्ट्रेंट से वो एड्रेस किया गया, और वही शुरुआत जब जम्मू कश्मीर में हुई तो आपने देखा 2-4 दिनों में कभी महाराजा को लेके जिन चीजों के लिए असेंबली सेशन होता है वो चीजें तो शुरुआत से दिखाई नहीं दी। सिर्फ एक्विजिशन एक दूसरे पे कि ये हमारा है, ये मोदी जी ने लाया है। आज भी मैं जो सुन रहा हूँ विजुअल्स आपके, देखिए मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर में 2 चीजों का फर्क है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पूरी हिंदुस्तान के हर स्टेट के होते हैं और हर स्टेट के लिए जो स्कीम्स निकलती हैं भारत सरकार की तरफ से वो हर खित्ते के लिए, हर तहसील के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए और हर रियासत के लिए। तो क्या लगता है कि ये दिलशिकनी भी हो रही है क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की, अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की तरफ से बात कही जा रही है और आज का वो दिन जिसका इंतजार काफी दिनों से लोगों को था, तो क्या दिलशिकनी मान रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम की आप? देखिए, मुझे नहीं लगता है दिलशिकनी की बात है। जो अच्छे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सोच समझ रखते हैं, पॉलिटिकल सोच समझ भी रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो डे 1 से मैं देख रहा हूँ। सर, आपको बहुत माफी के साथ रोकना चाहूंगी, सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी समीर का, उनके साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। जी समीर। मेरे साथ इस वक्त है सलमान सागर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, इस बजट को किस तरह से आप देखते हैं? मैं तो बहुत अच्छी नज़र से देखता हूँ इसको। मैं एज एन एमएलए, एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैंने लोगों से वादे किए हैं। उन वादों को पूरा करने की आश में जीत के आया हूँ यहाँ। मुझे हज़ारों लोगों ने वोट किया है, मैंने उनसे वादे किए हैं। मुझे इस बजट में उन वादों को पूरा होने की झलक नज़र आ रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूँ इस बजट के लिए, जो उन्होंने अपने इलेक्टोरल मैनिफेस्टो का उसमें छवि नज़र आ रही है उस बजट में, जहाँ 200 यूनिट फ्री की बात है, जहाँ फ्री बस राइड्स की बात है, जहां राशन की बात की गई है, जहां एनहेंसमेंट की बात की गई है, जो हमारी जो स्कीम है, मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बातें की गई हैं, एनहेंसमेंट के लिए, उनकी स्कीम्स के लिए। तो बाय एंड लार्ज जब आप देखेंगे, 2 दिन डिबेट होगा इस बजट में, 3 दिन डिबेट होगा, आप देखेंगे ये पब्लिक ओरिएंटेड बजट है, पब्लिक के मुफाद में बजट है। और बहुत देर बाद जब 7 साल बाद बजट दिया है, अगर आप इस बजट को कंपेयर करेंगे स्टेट के बाकी बजट से जो इसी स्टेट में दिए गए हैं, तो ये पीपल फ्रेंडली है और इसके लिए चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद देनी चाहिए। देखिए, वो तो कहते हैं कि गरीब को क्यों आपने, गरीबों के लिए जो AYI स्कीम रखे आपने सब कैटेगराइज क्यों कर दिया है? क्यों जी, जो 5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, 2 लाख तनख्वाह लेता है, उसको 10 केजी। तो इनसे पूछिए, आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया जब चुनावी तशहीर में जा रहे थे? तब क्यों नहीं बोला आपने? तब नहीं, जब आपने मैनिफेस्टो बनाया। इसका बेनिफिट पहले उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए जो इसका बहुत मुस्तहिक है? हमें अपनी इकोनॉमिक कंडीशन देखनी स्टेट की, उसको देखते हुए उमर साहब स्टेज वाइज और इस साल एक सेक्शन को दिया है, अगले साल दूसरे सेक्शन को, और 5 साल में ये एक ब्रॉडर 70, 75, 80% पॉपुलेशन को जो डिजर्व करते हैं फ्री राशन, जो डिजर्व करते हैं फ्री बिजली, जो डिजर्व करते हैं मैरिज असिस्टेंस, ये उनके लिए नहीं जिनके पास अल्लाह ने दिया है, जिनको जो एम्पावर्ड है ऑलरेडी, ये उनके लिए नहीं है। इसलिए इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे कि आखिर उस वक्त क्यों नहीं कैटेगराइज किया था आपने? होगा तो चीफ जब आप लोगों के बीच जा रहे थे। वो इसको आगे करेंगे एंड वी कॉम्प्लीमेंट चीफ। तब क्यों नहीं कैटेगराइज किया था आपने? जब आपने मैनिफेस्टो बनाया, आपने पहले कहना था कि पहले एक, आज तो नहीं बोल रहे हम किसी को देंगे नहीं आगे, हम कह रहे हैं हमने शुरुआत की है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आज सीएम ने शुरुआत की है, 5 साल तक आप देखेंगे सोसाइटी के हर वर्ग को मिलेगा ये,
लेकिन आज इनिशियली अगर हमें इतनों में बांटना है तो शायद ये 10 केजी की समीर, तो क्या ये इस बात का ऐलान कर रहे हैं, समीर इनसे पूछेगा, क्या इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ये हर साल इसको इसी तरह कैटेगराइज करेंगे और हर तबके तक इसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे? मानते हैं कि ये हर साल में कुछ ना कुछ किसी एब्सोल्युटली तबके को फाउंडेशन का मतलब ही यही है, हर तबके को मिलेगा। आज मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, अगले साल बिलो पॉवर्टी लाइन से लेके लोअर मिडिल क्लास तक इसका फायदा जाना चाहिए। मैं कहता हूँ अप्रिशिएट करिए, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन अप्रिशिएट करिए, क्योंकि हमने वादे किए लोगों के साथ, चाहे वो बीजेपी के एमएलए, सागर साहब से ये भी पूछिएगा कि रहबरे तालीम, रहबरे खेल और साथ ही साथ डेली वेजेस मुलाजमीन, कैजुअल लेबर्स, ये तमाम लोग भी बजट पर उम्मीदें लगाए बैठे थे, उनके लिए तो कुछ खास ऐलान नहीं। डेली वेजर्स के लिए कुछ नहीं है, वो नो उम्मीद है। कैजुअल वर्कर्स है, खेल में जो खेल स्कीम में अपने घर में भी प्लान करते हैं कुछ के एक साथ ही सारा होता है, हर चीज को वक्त लगता है। और उमर साहब जिस सीरियसनेस से, जिस थॉट, लेकिन समीर इस बात को पूछे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये कह रहे हैं कि आप 5 साल तक तो इंतजार नहीं करेंगे, जाएंगे या 2 साल बाद हम दूसरा या तीसरा बजट देखेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो इल्जाम लगाया समीर, उस हवाले से भी सवाल लीजिएगा। कम बातें होंगी हमारे पास बहुत। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा कह रहे हैं कि आप क्या वेट करेंगे, 5 साल वेट करेंगे? किसी को गैस सिलेंडर चाहिए तो वो 5 साल वेट करेगा, किसी को फ्री राशन चाहिए तो वो भूखा रहेगा 5 साल। फिर मोदी जी को 2014 से 2019 तक ही काम खत्म करना चाहिए था, उसके बाद नहीं लड़ना चाहिए था इलेक्शन। काम डेवलपमेंट ग्रेजुअल प्रोसेस है और वो ग्रेजुअली होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी जानते हैं, लेकिन उनको अपोजिशन करना है, फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन वो कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं वो भी जब आज शाम को घर में बजट पढ़ेंगे, उनको जब लगेगा दिल पे हाथ रख के वो यहाँ आके फिर बोले, हम देखेंगे वो क्या बात करते हैं। आपको मतलब यू आर सेटिस्फाइड? वेरी मच सेटिस्फाइड। तो एनसी सेटिस्फाइड नजर आ रही है कहीं ना कहीं, और ये लगातार समीर नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करें। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, जब तक समीर आप रुख करिए, अगर कोई लीडर आपके साथ होता है आपका रुख करेंगे। रुख कर लेते हैं हमारे साथ 2 खास मेहमान, सुहेल काजमी साहब, एजाज साहब जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। एजाज साहब, आप एनसी के लीडरान को सुन रहे हैं, अरकान असेंबली को सुन रहे हैं, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि इस बजट में सभी का ख्याल रखा गया, और जब जिन सेक्टर्स के लिए, जिन लोगों के लिए कुछ खास नहीं रहा इस बजट में, उनको लेकर ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी थोड़ी ना है, 5 साल का इंतजार करिए, डेली वेजेस के लिए, कैजुअल लेबरर्स के लिए अगर फैसला नहीं किया गया, 1200 सिलेंडर को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं किया गया, तो रुकिए, अभी इतनी जल्दी में क्यों है, ये कह रहे हैं। तो क्या इस पे इत्तेफाक की राय कायम करेंगे आवाम जम्मू कश्मीर की? मुत्तफिक होंगे इससे? सिर्फ एक मोदी। एजाज साहब, जब हम मोटे तौर देखेंगे इसके बावजूद के हालात नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के लिए क्या है, तो यही एक चीज सामने नजर आ रही है बजट को देखकर, या जब से हुकूमत बनी तब से आज तक जो भी चलता आया, तो यही देखने को मिल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद सिर्फ हुकूमत बनाने की जल्दी में थी, न कि लोगों के जो मामलात है उनको ठीक करने में, उनको दुरुस्त करने में, उनको एड्रेस करने में। नहीं तो हमको मालूम है कि इतने सालों के बाद अब इलेक्शन हो रहा है, अपने नुमाइंदे बन रहे हैं, इतने मसाइल पैदा हो गए, एक्सेसिबिलिटी लोगों की नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी ज़्यादा, तो लोगों के तवक्कात भी बहुत बड़े बढ़ गए। और उसके साथ साथ कैंपेनिंग के दौरान बड़े वसूख के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ वादे भी किए गए। जैसे एक वादा ये था जो आज हम देख रहे हैं इसमें बजट में, वो मेल नहीं खा रहा है जो वादा किया गया कि भाई 1 लाख बेरोजगार लोगों को नौकरी दी जाएगी, 60,000 डेली वेजर्स मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा, या हर महीने फी नफरी 10 किलो या 200 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे। अब जब हम इसको देख रहे हैं बजट के दौरान, इसके कुछ मुख्तलिफ शाखें निकलती हैं, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन, जैसे बाकी चीजें, या बहुत सारे मामलात को इसमें कवर नहीं किया गया। तो कुल मिला के लग रहा है कि यही बात कि भाई शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ हुकूमत बनाने की जल्दी में नहीं। ठीक है, तो आपको ये लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनाने की जल्दी में इस तरह के ऐलानात और वादे कर दी, और जिसे वफा करने में उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं, चुनौतियां हैं, और अब कहीं ना कहीं इसकी अक्कासी नहीं दिखती है। खास मेहमान और जुड़ चुके हैं जिनका रुख कर लेते हैं। जसरोटिया साहब, इनका तारुफ करा दे। अभिजीत जसरोटिया साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका, वेलकम। अभी बड़े नेताओं का हमने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का बयान सुना, कोई जुमला करार दे रहा है, कोई कह रहा है कि रद्दी है, ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। आपके मुताबिक एनसी सरकार का ये बजट कैसा है? देखिए, मैं शुरुआत इस शेर से करता हूं कि
हेलो, एम आई ऑडिबल? जी। कि तू मेरी तरक्की से ना जल, इसमें तेरा भी फायदा है। तेरी कीमत कुछ ज्यादा थी, मेरा ईमान कुछ ज्यादा है। हमने जो ईमानदारी से पिछले 5-6 सालों से जम्मू कश्मीर में जो एक नया हमने कीर्तिमान स्थापित किया है प्रगति का, उसको लेकर ही अगर आप देखें तो यहां तक ये पहुंचा है सब कुछ। अब इसके बाद जो गेंद है वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में है। और मैं बताना चाहता हूं, कल ही जो उमर साहब ने खुद इकोनॉमिकल सर्वे की जो रिपोर्ट टेबल की है, उसके अंदर साफ पता लग गया है कि जो जम्मू कश्मीर है वो अब काफी तीव्र गति से जो है वो ग्रो कर रहा है। जसवंती साहब एक बार रुकना चाहेंगे, हमारे खास नुमाइंदे जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनके साथ एक गेस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इरफान हफीज लोन को आप देख पा रहे हैं, बात करिएगा समीर, क्या कह रहे हैं वो बजट पर? देखिए, मेरे इरफान हफीज लोन है, ये कांग्रेस के नेता हैं, इनसे बात करते हैं। टूरिज्म है हमारा, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, हेल्थ है, उस सब को कवर किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में उसे जो भी समय मिलेगा, आने वाले वक्त में जो भी वादे किए गए वो पूरे हो जाएंगे। इरफान हफीज लोन से आपकी जो बजट है ओवरऑल, इसको क्या लगता है आपको, क्या क्या मेन अचीवमेंट्स हैं, मतलब जिसमें आपको लगता है कि बहुत अच्छा हुआ है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो बजट पेश हुआ आज, इस सरकार ने पहले से कहा था कि एक फाउंडेशन है उसकी उस कदम की ओर, उस टारगेट की ओर जो लोगों से वादे किए गए, जिसमें फ्री बिजली की बात, राशन की बात, रोजगार, लोगों को वेलफेयर स्टेट में रोजगार की बात, वो इंश्योर करना। तो हम समझते हैं कि पेंशन इंक्रीज करना, तो ये एक फाउंडेशन है। मुझे लगता है कि जितना इस सरकार के पास संभव था उतना इन्होंने किया है, जिसमें मैरिज असिस्टेंस को बढ़ाना, पेंशन बढ़ाना, इक़्तिसादी तौर कमज़ोर लोगों के लिए कुछ राहत, और इसी तरीके से बिजली के हवाले से 200 यूनिट। तो हम समझते हैं, और एक बड़ी बात जिसमें इन्होंने कहा कि जो वैकेंट पोस्ट है उन्हें फिलअप किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। हाँ, जहाँ तक हमारे कैजुअल लेबर्स है, हमारे डेली वेजर्स है, सीजनल है, आशा वर्कर्स है, एनवाईसी है, रहबर जिला जंगलात, रहबर खेल, एसडीएफ, हम समझते हैं होम गार्ड्स, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एक वेलफेयर स्टेट में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके मसले हल किए जाए। मैं आई एम कॉन्फिडेंट कि ये सरकार उस पे स्टेप्स लेगी कि उनके मसले भी हल किए जाए। और जहां तक भाजपा वालों का बोल रहे थे, भाजपा वाले जो कह रहे हैं ना, इनको मैं एक ही बात सबसे बोली, इनसे पूछिए आप कि आपके पास क्या मॉरल राइट है पूछने का। पहले इनसे अगर आपने पूछा होता, इनकी बोलती बंद हो जाती कि आपके मोदी जी ने कहा था, आपके भाजपा वालों ने कहा था। मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री है, लेकिन भाजपा के ये लोग जो यहां अनाप शनाप बोल रहे हैं इस वक्त कि ये मोदी जी की स्कीम से गिनवा रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, आपने कहा था 15 लाख काला धन विदेशियों से आएगा और आपके हर नागरिक के अकाउंट में जाएगा। कहां है वो काला धन? बोलिए भाजपा वाले, और झूठ बोलने वाले हिटलर की तरह पॉलिसी आपकी, झूठ बोलो, रिपीट करो, सच लगेगा। कहां है वो 2 करोड़ की नौकरियां हर साल देने वाली? आए क्या कर रहे हो? अमेरिका से हमें भगा के यहां बाहर किया जा रहा है। अपनी चुप्पी बनाए रखे हो आप, और शर्म नहीं आती अब लोगों को? क्या बना के रखा हमारे स्टेट का? स्टेट से यूटी, लद्दाख को अलग कर दिया, और उसके बाद यूटी में बजट अगर पेश कर रहे हैं, इसका स्वागत करिए। ये जो है, अगर जो मजबूरी है इस सरकार की, किस मुसीबत में यहां के जम्मू कश्मीर के अवाम है, वो तो इन लोगों की देन है। स्टेट से यूटी बनाए, स्टेट के अपने पावर्स होते हैं, अपने अधिकार होते हैं। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि 5 साल हमारे पास, इस सरकार के पास है, और मैं अवाम और नास को कहना चाहता हूं कि जो भी आपके जेन्युइन इश्यूज होंगे, चाहे नौकरी, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, रहबर ज़राअत, रहबर खेल, हमारे बाकी जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो जितने भी लोग हैं, इंशाल्लाह हमारे क्या सीजनल्स, हम इंशाल्लाह उनके लिए मेहनत करेंगे कि उनको भी इंसाफ मिले। एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत बड़ा इशू है यहां पर। हमारा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर प्रायोरिटी पे होना चाहिए, उसके लिए कदम उठाने हैं।
और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार जो है जो हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, पानी है और जो हॉर्टिकल्चर है, समीर ये पूछिएगा कि अब इन पर ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जब आप चुनावी तशहीर में गए थे उस वक्त आपने कैटेगराइज नहीं किया था कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे तो किसे देंगे। अब कैटेगराइज कर रहे हैं जिस पर बीजेपी हमलावर है कि ये तो जुमला है, ये तो लोगों के साथ धोखा है। देखिए ये तो कांग्रेस के हैं इरफान हफीज लोन, लेकिन सरकार में तो हैं। पूछ सकते हैं जी सरकार में आप एक अलायंस पार्टनर हैं, एक अलायंस में तो सपोर्ट कर रहे हैं आप पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि देखिए आपने जब चुनावी मैनिफेस्टो बनाया था तो आपने कहा था कि हर एक को दिया जाएगा, जैसे फ्री राशन, फ्री पावर या बाकी चीजें, तो आज आप उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, मतलब क्यों तब करना था? देखिए आप मुझे एक चीज बताइए, सरकार का जो मैनिफेस्टो होता है उस मैनिफेस्टो में टाइम दिया जाता है, उसे कहते हैं रीजनेबल टाइम, एक जायज वक्त। हम तो यहीं से कह रहे हैं कि फाउंडेशन है, नहीं सरकार करेगी तो हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी 4 महीने हुए हैं, कदम बढ़ा है और हम नहीं कह रहे कि वो वादे पूरे नहीं होंगे, सरकार से करवा के लेंगे, लेकिन टाइम तो दीजिए। उन्होंने नहीं कहा कि पहले साल में सब कुछ होगा। हम उम्मीद करते हैं अगले साल आप देखेंगे एक इसका स्कोप जो दायरा जो बढ़ेगा और लोगों को राहत मिलेगी। लास्ट में पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस किन चीजों पे चाहती थी कि होना चाहिए था जो नहीं हुआ? कहीं ना कहीं हम चाहते थे हमारे जो बेरोजगार है जैसे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, हमारे आशा वर्कर्स, उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है उनके लिए कुछ प्रोविजन हो, और हम चाहते थे कि सबको बिजली फ्री मिले, राशन मिले, लेकिन सरकार, हम समझते हैं कि सरकार ने कहा कि एक फाउंडेशन है, हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले वक्त में जो कांग्रेस पार्टी की का भी मैनिफेस्टो है जिसमें ये सारी चीज़ें थी, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो उन पे सरकार खरी उतर पाएगी। बाकी भाजपा वाले फैलाना चाहते हैं जैसे कुछ नहीं हो रहा है, ये इनकी राजनीति है भाजपा वालों की, इनका दिया हुआ है सब कुछ जिस मुसीबत में इन्होंने हमें डाला है। लेकिन वो फिर कहते हो लास्ट में ब्रीफ में वो तो कहते हैं कि मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी की स्कीम है, जिनका विजन इतना है जनाब कोई पूछते ही नहीं, आप क्या करें मुसीबत। ये वो लोग हैं, इन्होंने दिल्ली में कहा, वहां पर ऐसे चला रहे थे, कहा वहां आरटीआई एक्ट नहीं है जम्मू कश्मीर में, जो वहां 5 अगस्त का फैसला तभी करना पड़ा, वहां आरटीआई नहीं, और ऐसे हमें जो बोलते थे हमारी बोलती बंद कर देते। मैं खुद आरटीआई में ये जाता था, फिर कहा जी वहां राइट टू एजुकेशन नहीं है, फिर कहा वहां महिलाओं को पढ़ने नहीं देते थे, और मुल्क में ऐसे, फिर वहां लोग कहते थे दिल्ली में अच्छा महिलाएं पढ़ेंगी वहां पर, अब आपको भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का फायदा मिलेगा। ये इतना झूठ बोलते, किन की बात आप कर रहे हैं? धन्यवाद, शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर कांग्रेस के नेता को आप सुन रहे थे, और अभिजीत जसरोटिया जी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, और ये उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो 2014 से 2019 में ही बीजेपी को सारे काम खत्म कर लेने चाहिए थे। और टाइम दीजिएगा बोलने के लिए, क्योंकि आपके करस्पॉन्डेंट ने काफी समय दिया है उन्हें झूठ बोलने के लिए, जरा सत्य भी सुन ले तो मैं अच्छा रहेगा लोगों के लिए भी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जो बोल रहे हैं बेचारे ना खुद 3 में ना 13 में, ना तो उनको कोई पूछा गया होगा किसी के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये खुद ही समझ नहीं आ रही है सरकार में है, सरकार से बाहर में है, कोalition में है या कहाँ है, बेचारे खुद ही फ्रस्ट्रेट है। मैं इनकी फ्रस्ट्रेशन सीधा समझ सकता हूँ। जो मेरे वहां पर खासकर अगर विधायकों ने बात की, बिल्कुल सत्य बात की है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप हमसे पूछते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। सबसे पहले 50-60 साल के आपके खड्डे थे जिसके भरकर उसके ऊपर हमने स्ट्रॉन्ग नींवों के साथ एक इमारत खड़ी की है, 3 टायर सिस्टम रिस्टोर किया है। हमने जितने काम किया, मैं गिनाना शुरू करूंगा तो मैक्सिमम टाइम आपका वहां निकल जाएगा। इनको तो सब कुछ हुआ मिला है। यहाँ पर आप बताएं कौन सी स्कीम ऐसी है जो आज उमर साहब बता रहे थे जो कि हमारी लाई हुई स्कीम नहीं है, जिसकी इंप्लीमेंटेशन हमने नहीं की है, और जो आज यथार्थ रूप में धरातल पे नहीं उतरी है। एक भी स्कीम बता दीजिए उमर साहब ने नहीं बताई हो। खुद वो एम्स का यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर बल्कि खुद ही तो बता रहे हैं। अब इनके सहयोगियों को अगर नहीं पता, या भी इनके प्रवक्ता भी एक जगह बोल रहे थे उनको नहीं पता, तो मैं उसमें कर नहीं सकता। इकोनॉमिकल सर्वे की स्कीम के अंदर उमर साहब ने आज खुद कबूल किया, और ये टेबल की कल उन्होंने कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो जीडीपी है पहले से डबल हो चुकी है और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम आ चुका है। तो इसमें बताएं झूठ कहां पर बताया, करके किसने दिखाया? हमने कर दिखाया। आपने क्या किया था? अब मैं इतिहास में चलूंगा फिर इनको प्रॉब्लम होगी। 70s के दौर के अंदर यहां पर बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तब लगा था जिस तरह से आज हमने बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ने लगा कर दिया है। एक एक चीज, भले आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, भले आप कोमी शहरों के टनल्स की बात करें, भले आप 4 करोड़ 48 लाख। आपने तफसील से इरफान हफीज लोन की बात सुनी। उन्होंने एक पॉइंट ये भी रखा कि जो जम्मू कश्मीर की हालत है वो
सेंट्रल की वजह से, यानी उनका ये सीधे तौर पर ये कहना है कि जो तरक्की होनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर की नहीं हुई, अब सरकार आई है, अब वो तरक्की करेगी और उन्हें 5 साल का वक्त दिया जाना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में उनसे सवाल नहीं करना चाहिए। देखिए आंकड़े झूठ नहीं बोलते। मैंने अभी आपको आंकड़े दे दिए, आंकड़े मैंने आपको जीडीपी के भी दे दिए और आंकड़े मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कम हुआ उसके भी दे दिए। 42,000 नौकरियों का आंकड़ा हमने डे 1 इनको दिया था, पूरी नौकरियां। इनके वाली 500 रुपए वाली डेली वेजर वाली नौकरियां नहीं थी जो इन्होंने दी थी अपने टाइम पर। हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज इनको लग रहा है कि हम 200 यूनिट फ्री चंद लोगों को बिजली देंगे। अरे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना तो हम दे रहे हैं, लगवाइए लोगों के यहाँ और फ्री दे दीजिए। हम तो सब चाहते हैं कि आप तरक्की करें, पूरा हिंदुस्तान तरक्की करेगा तभी भारत जो है विकसित भारत बनेगा। लेकिन क्या आपकी नीयत है? मैंने जो अभी 70 के दशक का जो आपसे जिक्र किया, उस समय कांग्रेस इनकी सपोर्ट में थी। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर लगा था, भले वो रेजन टर्पेंटाइन फैक्ट्री थी, विल्लो फैक्ट्री थी, एचएमटी के अंदर हजारों की एम्प्लॉयमेंट थी कश्मीर के अंदर। उसके अलावा आपके फर्नीचर फैक्ट्रीज थी, इतनी सारी फैक्ट्रीज थी, सिल्क फैक्ट्रीज थी, कहां गई सारी की सारी? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से जगदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से उनका जवाब देंगे? क्योंकि कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा के बाहर ये कहा कि जो आज जम्मू कश्मीर का हश्र हुआ है वो सेंटर की वजह से ही हुआ है। लेकिन जो यहाँ पर जसरोटिया साहब बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कई सारी इंडस्ट्रीज थी, कई सारी डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुई, लेकिन आज मौजूदा समय में वो मौजूद नहीं है। उनका खात्मा करने में कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का हाथ है, खासतौर पर कांग्रेस का प्रीडोमिनेंटली। जी जगदीप जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 बिल्कुल जी। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि निर्लज्जता के इस अमृत काल में हमारे अविनाशी प्रधानमंत्री की कृपा दृष्टि से अंततः 1100 करोड़ की कटौती केंद्रीय बजट में होने के बावजूद ये उम्मीदों का बजट है, जन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का बजट है, जो 7 सालों के बाद अंततः पेश हुआ है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर भाजपा के प्रवक्ता की दिक्कत क्या है। एक तो इनकी बातों से ये आभास होता है कि कोई ये एहसान बता रहे हैं मरकजी सरकार का जम्मू कश्मीर है, जिस तरीके से ये बात करते हैं। दूसरा मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी ये बताएं कि जिस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था और ताना बाना पिछले आंकड़ों से जो हासिल है, इसमें आप बेरोजगारी की दर देखें, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम देखें, यहाँ का नौजवानों का सुसाइडल रेट देख ले, या फिर आप ओवरऑल जिस तरीके से गरीबी की दर साक्षरता के साथ तुलनात्मक ढंग से अब तक सामने आई है उसको देख ले, तो आप किस बात पर यहाँ इतनी उछल कूद मचा रहे हो? एम्स जैसी संस्था को आप अपनी अचीवमेंट बताते हैं, जबकि जम्मू के लोगों ने लड़ कर ली। हमने कभी नहीं कहा जितने भी प्रोजेक्ट, जितनी परियोजनाएं आज जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन है वो तमाम की तमाम कांग्रेस के कार्यकाल की है। हमने कभी क्लेम किया कि हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा नैतिक दायित्व था जो हमने पूरा किया। उससे उपलब्धियों के तौर पर गिनाना, वो भी झूठे ढंग से झूठ बोलकर, ये कोई मैं समझता नहीं हूँ कि कोई जायज बात। ठीक है दीप, चूंकि जगदीप सिंह हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी है, मैं चाहूंगा